जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़ोर शोर से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट एग्जांपल्स में हमारी डेली लाइफ के अंदर मोमेंटम जो है वो कंजर्व कैसे रहता है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें हम सबसे पहले जो है मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम जो है किसी मूविंग बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है और ये प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम सिस्टम की डेफिनेशन करेंगे कि एक सिस्टम जो है वो क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टन बाउंड्रीज, कि ऐसा एक बॉडीज़ का ग्रुप होता है जिसकी कोई ना कोई बाउंड्री हो। जैसे एक आपने पीछे एग्जांपल पढ़ी है इसी चैप्टर के अंदर, एक बैलून है और उसके अंदर जो है एयर जो है फील्ड है। तो बैलून की एक बाउंड्री है और एयर उसके अंदर इनक्लोज है। तो एयर के अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़े कम हो, या एयर के जो मालिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करें ना करें, कम मूवमेंट करें ज़्यादा मूवमेंट करें, तो ये एक सिस्टम है। ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये क्या होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, यानी ऐसा एक ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज़ होगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जो बॉडीज़ हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हों या कोलाइड कर रही हों, कोलिजन हो रही हो उनके दरमियान में, या वो एक दूसरे पे फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रही हों। तो कोई भी उनका आपस में जो है वो राब्ता है, इंटरेक्शन है, तो उसे हम कहेंगे कि वो इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा एक ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है, बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो, अनबैलेंस्ड फोर्स या नेट फोर्स जो है उनके ऊपर बाहर से कोई एक्ट ना कर रही हो, उसमें यानी कि उसका उस सिस्टम का अपने इन्वायरमेंट से कोई लेन देन ना हो, ना ही वो एनर्जी दे रही हो इन्वायरमेंट को, अंदर इन्वायरमेंट को, और ना ही वो एनर्जी ले रहा हो सिस्टम। ठीक है, तो बाहर के इन्वायरमेंट से इसका कोई ताल्लुक ना हो, उसे हम कहेंगे बिल्कुल अलग थलग सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें जो है मोमेंटम, इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम हो तो उसके अंदर जो है जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितनी भी बॉडीज़ होंगी, उनका टोटल जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यही चीज़ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसको हम डिफाइन करेंगे। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर बॉडीज़ विच आर इंटरेक्टिंग रिमेन्स कांस्टेंट, कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हों, इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हों, उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है एयर फिल्ड बैलून की, तो उसमें भी जो है आपने पीछे एग्जांपल इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है कि जो बैलून है उसके अंदर एयर फील्ड है, और अगर हम बैलून को एयर में रिलीज़ कर दें तो क्या होगा कि बैलून जो है उस एयर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो कि एक्शन फोर्स होगी। ठीक है, और जो एयर है जो तेज़ी के साथ बाहर कर रही होगी, तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है, रिएक्शन फोर्स जो है बैलून के ऊपर लगाएगी, जिसकी वजह से बैलून जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने बैलून को रिलीज़ नहीं किया उस वक्त जो उसका मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, वो ज़ीरो था। एयर उसके अंदर इनक्लोज थी और बैलून जो है मूव नहीं कर रहा था, तो उनकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, जिसकी वजह से उस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वो ज़ीरो था। जैसे ही हमने बैलून को एयर के अंदर सेट फ्री किया, रिलीज़ किया, तो क्या हुआ कि एयर जो है वो किसी वेलोसिटी के साथ बाहर एस्केप आउट हुई, बाहर निकली। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर है वो भी मूव कर रही है, जो बैलून है वो भी मूव कर रहा है, तो उनके अंदर वेलोसिटी पैदा हुई, जिसकी वजह से उनके अंदर मोमेंटम पैदा होगा। तो इसमें ये है कि एयर और बैलून जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मूव करते हैं ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। यानी बैलून जो है वो अपवर्ड जा रहे हैं, और उसकी अगर वेलोसिटी को हम उसकी मोमेंटम को भी और वेलोसिटी को भी अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, तो उसके मुकाबले में जो एयर है वो डाउनवर्ड जा रही है, तो उसका जो मोमेंटम होगा या उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और दोनों का, बैलून का भी और एयर दोनों का मोमेंटम जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा, ताकि अगर हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर जो है वो ज़ीरो हो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था। और हमने कहा है कि मोमेंटम जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम जो है वो दोनों इक्वल होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो हम इन दोनों को ऐड करें तो फिर उनका आंसर जो है वो ज़ीरो आना, इसका आंसर जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम जो है ज़ीरो था, और फाइनल मोमेंटम जो है वो हम कह रहे हैं कि एयर और बैलून का वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। एक को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को हम नेगेटिव लेंगे, ताकि जो इनका आंसर है वो ज़ीरो आए। ठीक है, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करना है, जिसके अंदर दो हम स्फेयर्स ले लें, या इनको हम दो बॉल्स भी कह सकते हैं, स्फेरिकल बॉडीज़ हम ले रहे हैं,
जिसकी एक मास जो है वो एक की मास जो है वो m1 है, और सेकंड जो स्फेरिकल बॉल है उसकी जो मास है वो m2 है, और ये दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और जिनकी वेलोसिटी है इनिशियल वो u1 और u2 है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दो बॉल्स हैं m1 एंड m2, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं वो u1 एंड u2 हैं। ये बिफोर कोलिजन है और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ज़ाहिर है एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, एक की वेलोसिटी कम है, इसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ देर के बाद वो दोनों बॉल जो हैं वो कोलाइड करेगी, उनमें कोलिजन होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कोलिजन हो रही है। तो उसके बाद जब कोलिजन होगी तो m1 बॉडी जो है वो m2 के ऊपर एक्शन फोर्स लगाएगी, और m2 बॉडी जो है वो m1 के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। इन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के रिजल्ट में क्या होगा कि दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। इनिशियल जो वेलोसिटीज़ थी उनकी वो u1 और u2 थी, तो फाइनल जो वेलोसिटीज़ होगी इनकी वो v1 और v2 होंगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो इनका इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा। हम चूँकि ये दोनों बॉडी जो है वो u1 और u2 के साथ मूव कर रही थी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि u1 की वजह से जो इनिशियल मोमेंटम होगा मास m1 का वो m1 u1 होगा। ठीक है, और m2 का जो इनिशियल मोमेंटम है वो m2 u2 होगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है दोनों बॉडीज़ का बिफोर कोलिजन वो क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो m1 जो है वो हिट कर रही है m2 को, जो इनकी लॉसेज हैं वो चेंज हो गई हैं, v1 और v2 हो गई हैं। तो फाइनल मोमेंटम जो है मास m1 का वो m1 v1 होगा, और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 वो m2 v2 होगा। तो टोटल जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये दोनों मोमेंटम जो है वो इक्वल होने चाहिए। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। जिसका मतलब है कि m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये शो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। लेफ्ट साइड पर जो है टोटल इनिशियल मोमेंटम है, और जो राइट साइड पे है वो टोटल फाइनल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम जो टोटल है वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, तो ये जो है इसके ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन है कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इंपॉर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस को बयान करना है। तो यहाँ पे आप आगे यही लिखा हुआ है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस होती हैं, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं तो हमें इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं। इसमें आपने चंद एग्जांपल्स देख के ये प्रूव करना है कि ये इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो गन की और बुलेट की है, इसको आप देखें सुने गौर से। इसमें यह है कि एक हम गन है और गन और बुलेट जो है वो दोनों रेस्ट पे हैं, और हमको बिफोर फायरिंग जो है वो दोनों रेस्ट पे हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा इनका इस गन का और बुलेट का ये ज़ीरो होगा, क्योंकि बुलेट जो है वो भी रेस्ट पे है और गन जो है वो भी रेस्ट पे है। जब हम गन को फायर करेंगे तो बुलेट शूट आउट करेगी गन से, और उसकी जो वेलोसिटी है वो उसके साथ मूव करेगी, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम जो है बुलेट के अंदर होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो गन जो है वो रिकॉइल करेगी, यानी पीछे की तरफ मूव करेगी। जो बुलेट है वो आगे मूव कर रही है, और जो इसके रिजल्ट में मतलब गन ने बुलेट के ऊपर एक्शन फोर्स लगाई, जिसकी वजह से बुलेट ने आगे मूव किया। इसका मास जो कि बहुत कम है तो इसकी वेलोसिटी जो है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो गन का मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। रिकॉइल का मतलब है कि बुलेट जो है वो गन के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से गन जो है वो पीछे मूव करेगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम जो है गन का बुलेट का वो कांस्टेंट होना चाहिए और ज़ीरो होना चाहिए बिफोर फायरिंग। क्या था कि मैंने बताया भी आपको कि दोनों का जो मोमेंटम था वो ज़ीरो था, क्योंकि दोनों चीज़ें रेस्ट पे थी। तो आफ्टर गन इज़ फायर जब फायरिंग हो जाती है तो फिर भी जब इनको इनके टोटल मोमेंटम को हम फाइंड करेंगे, या इन दोनों के गन के और बुलेट के मोमेंटम को हम ऐड करेंगे, तो उनका जो आंसर है वो ज़ीरो ही आना चाहिए, तभी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि जो बुलेट है उसकी मास जो है वो स्मॉल m है और जो उसकी वेलोसिटी है वो स्मॉल v है, और जो हम गन यूज़ कर रहे हैं उसकी मास जो है वो कैपिटल M है और जो वेलोसिटी है उसकी वो स्मॉल m है। क्योंकि हमने कहा है कि जो टोटल मोमेंटम है इनका वो कंजर्व रहता है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर गन इज़ फायर्ड वो क्या होगा, कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। अब इसमें कैपिटल वाला जो है वो गन का मोमेंटम है, और जो स्मॉल वाला है स्मॉल m v वाला वो बुलेट का मोमेंटम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर गन इज फायर्ड विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर द गन इज फायर्ड।
ठीक है। तो आफ्टर वाला जो मोमेंटम है वो एम वी प्लस कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी है, और बिफोर वाला जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है। यहाँ से हम अगर कैपिटल एम वी का एक्सप्रेशन निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू द माइनस एम वी, और जो कैपिटल वी दैट इज़ इक्वल टू द माइनस एम ओवर स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी। तो कैपिटल वी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गन है, ठीक है, और स्मॉल एम बुलेट की मास है, और कैपिटल एम जो है वो गन की मास है, और स्मॉल वी भी बुलेट की वेलोसिटी है। तो इस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है जो कि ये शो कर रहा है कि गन की जो मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, वो मतलब बुलेट की जो मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। गन जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट। तो नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो है गन का मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बुलेट के मुकाबले में, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होती है। जब आप फायरिंग करते हैं कंधे के साथ राइफ़ल को लगा के रखते हैं, तो आपको कहा जाता है कि कंधे से थोड़ा सा हटा के जो राइफ़ल है उसको रखें, तो जैसे ही फायर होना है बुलेट ने आगे मूव करना है, और एक्शन फोर्स जो है गन के ऊपर लगनी है, और उसकी वजह से गन जो है वो पीछे मूव करेगी। तो अगर आपने गन को अपने कंधे के साथ दबा के रखा हुआ है, तो एकदम से जब गन पीछे मूव करती है तो आपके कंधे की हड्डी के टूटने का डर होता है। इसलिए कहा जाता है कि कंधे से गन को थोड़ा सा हटा के रखें, ताकि आपके कंधे की जो हड्डी है वो महफूज रहे, ठीक है। तो ये इसमें एक आपकी एग्जांपल हो गई जिसमें आपने देखा कि किस तरह मोमेंटम जो है कंजर्व रह रहा है। सिमिलरली जो रॉकेट्स हैं और जेट इंजन हैं, रॉकेट की एग्जांपल हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, और जेट इंजन के अंदर भी ऐसा ही सेम प्रिंसिपल होता है। तो इसमें यह है कि इन मशीन्स के अंदर क्या होता है कि रॉकेट्स और जेट इंजन के अंदर फ्यूल्स की जो है वो जल रहा होता है, और जिसमें गैसेस होती हैं जल रही होती हैं, और जो गैसेस के जो रेजिडुअल्स होते हैं, जो उनके बकाया जात होते हैं, उनका जो धुआं वगैरह होता है वो तेज़ी के साथ बाहर निकलता है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, और जो उनका मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और रॉकेट्स और जेट इंजन जो है वो उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए उनके ऊपर एक्शन फोर्स लगाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो गैसेस हैं जो बाहर निकल रही हैं हॉट गैसेस, ये उन रॉकेट्स के ऊपर या जेट इंजन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फोर्स लगाएंगी, जिसकी वजह से वो रॉकेट और जेट इंजन जो है मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को, इनका मोमेंटम जो है इन दोनों रॉकेट्स का और उन गैसेस का ऐड करें, तो उनका जो आंसर है बिफोर एमिशन ऑफ गैसेस एंड आफ्टर एमिशन ऑफ गैसेस वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये भी उसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपने एक गन वाली और एक ये रॉकेट्स वाली एग्जांपल दे के आपने बताना है कि हमारी डेली लाइफ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है किस तरीके से अप्लाई होता है, और इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको समझ आ गई होगी। तो एग्जांपल जो है आपकी बुक में 3.7 उसमें यही जो है प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि बुलेट ऑफ मास जो है 20 ग्राम है। इसको हमने जब एम लिखना है 20 ग्राम, तो इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है उसकी वो किलोग्राम होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो ये 0.02 किलोग्राम आएगा। तो उन्होंने कहा कि बुलेट ऑफ मास एम 20 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन विद मजल वेलोसिटी 100 मीटर्स पर सेकेंड। ये बुलेट की वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। और फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन, यानी गन की आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, कैपिटल वी फाइंड करना है, अगर गन की जो मास है वो 5 kg है तो, ठीक है। तो इसमें आपने वही फार्मूला लगाना है, वी कैपिटल वी इज़ इक्वल टू माइनस एम ओवर स्मॉल एम। इसमें माइनस माइनस इसमें वी इज़ इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे आप स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इंटू वी स्मॉल वी, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, और फिर आप इसका आंसर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि जो आंसर है इसका वो नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो गन की वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, यानी उसके जो बुलेट की स्पीड है उसके अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन जो है उसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, जो आपने टॉपिक पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, इससे मुतालिक जो एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें 3.7 आप क्वेश्चन देखें, ये आई थिंक आपने पहले भी किया है। इसमें जो है हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। जो लास्ट टाइम मैंने लेक्चर सेंड किया था आपको, उसमें हमने फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फोर्स को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी एफ इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ओवर टाइम। तो इसको हम कह सकते हैं कि फोर्स इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें आपने इसको प्रूव करना था, थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन थी जिसको हमने प्रूव किया था कि एफ इज इक्वल टू माइनस जो है डेल्टा एम वी ओवर टी। ये इसका प्रूफ जो है वो आपने करना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप
ये टेंशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द रोप दैट इज़ पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड्स बाय टू अपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ईच। इसमें दो फोर्सेस जो है वो 100 न्यूटन की एक्ट कर रही हैं, लेकिन इसकी जो टेंशन है वो क्या होगी, वो 100 न्यूटन ही होगी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे हम दोबारा से कर रहे हैं कि अगर एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसके एक एंड पे 100 न्यूटन, तो उसको एक एंड पे फोर्स लगाने से उसके अंदर टेंशन पैदा नहीं होगी। हम सेकंड एंड पे जो है 100 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर टेंशन पैदा होगी। इसका मतलब है कि सेकंड फोर्स जो है वो टेंशन काज कर रही है, तो टेंशन की जो वैल्यू होगी वो भी 100 न्यूटन ही होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज ए बॉडी मूव। एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा इक्वल अपोजिट होते हैं। बॉडी मूव कैसे करती है ये भी मैं क्वेश्चन बता चुकी हूँ आपको कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते, अपोजिट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, तो इसलिए ये इनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। जो कि अपोजिट बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इन फोर्सेस के अंडर जो है बॉडी मूव कर रही होती है। और उसके बाद जो हॉर्स है उसकी भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन लास्ट टाइम कि एक कार्ट है, हॉर्स उसको पुल कर रहा है, तो अगर एक्शन और रिएक्शन जो है बराबर होते हैं तो कार्ट किस तरह मूव करेगा। कि इसमें बताया था मैंने आपको कि हॉर्स जो है वो अर्थ के ऊपर जो अपने पाँव की मदद से बैकवर्ड और डाउनवर्ड जो है फोर्स लगाएगा, जो कि एक्शन फोर्स होगी, और अर्थ जो है उस हॉर्स के ऊपर फॉरवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से हॉर्स जो है वो आगे मूव करेगा और कार्ट को पुल करेगा। ठीक है, उसके बाद 3.11 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, इसमें ये शॉर्ट्स में आ रहा है, इसमें आपने डेफिनेशन इसकी करनी है और साथ उसका एक आध एग्जांपल दे देनी है। सपोज बैलून वाली एग्जांपल दे दें। ठीक है, उसके बाद ये है कि वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। ये भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में स्टार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें बताना है आपने कि हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आपने इसकी दोनों एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, उसके बाद 3.13 क्वेश्चन है कि वाई अ गन इज़ फायर्ड। ये गन जब फायर होती है तो इट रिक्वायर्स, ये रिक्वायल क्यों होती है, तो इसका बताना है आपने कि टू कंजर्व द मोमेंटम, कि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गाइल जो है वो गन जो है वो रिक्वायल होती है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बुलेट जो है वो आगे आगे जा रही होती है और उसका मोमेंटम जो है वो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो गन का मोमेंटम जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसकी चूँकि मास जो है गन की वो काफ़ी ज़्यादा होती है बुलेट के मुकाबले में, इसलिए जो इसकी वेलोसिटी होगी वो काफ़ी कम होगी, ताकि इन दोनों का, गन का और जो बुलेट है, इन दोनों का मोमेंटम जो है वो इक्वल एंड अपोजिट हो। ठीक है, उसके बाद आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से मुतालिक थे। जो आगे क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट टॉपिक के मुतालिक होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम इससे जो हमारा टॉपिक था उससे मुतालिक जो हमारा एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम है 3.8, उसको हम देखते हैं। इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी इसमें उन्होंने मोमेंटम का चेंज दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है। क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं फोर्स और मोमेंटम जो है वो आपस में क्या रिलेशन है इनका, एफ इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। एफ इज़ इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम, टाइम बटे में आ रहा है, यहाँ पे आपने टाइम फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, टाइम को और फोर्स को क्रॉस कर लेंगे, टाइम को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे और फोर्स को आप राइट साइड पे लेके आएंगे नीचे। तो ये बन जाएगा फार्मूला हमारे पास, टाइम विल बी इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ओवर फोर्स। तो चेंज इन द मोमेंटम यहाँ दिया हुआ है 22 और फोर्स दी हुई है आपको 20 न्यूटन। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 22/20, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो टाइम के इक्वल होगा। साथ आपने यूनिट जो है वो लाजमी मेंशन करनी है, वरना उसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है और किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको काफ़ी हद तक ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस टॉपिक की तमाम जो है तफसील जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें कोई अगर मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनें ताकि आपको टॉपिक तैयार हो जाए और इसको आप अच्छी तरह पेपर्स के लिहाज से तैयार कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।